सुनीता का पहला प्यार शादी के बाद जब वह प्रभात से मिली तो खुद को रोक न सकी। बचपन का प्रेम फिर जाग गया। रेस्टोरेंट की रहस्यमयी रोशनी कमरे में पसरी हुई थी। मच्छरों का ऑर्केस्ट्रा बीथोवन से होड़ ले रहा था। 30 साल 2 महीने 2 दिन की उम्र का मैं, प्रभात रस्तोगी, अपना सबसे पसंदीदा टाइम पास यानी मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी किसी महिला ने पुकारा, प्रभात, कहाँ चले गए थे तुम? क्या कर रहे हो आजकल? मेरा तुम्हें कभी ध्यान नहीं आया। वो एक ही सांस में न जाने क्या क्या कहती गई और मैं अपलक उसे निहारता रह गया। वो जरा भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसी थी जैसी कॉलेज में दिखती थी। वो किसी की है, उसके तनमन जिंदगी पर किसी का अधिकार है। मेरे साथ तो यूं ही बात कर लेती थी। यह सोच जो अब तक घने कोहरे की तरह मेरे अस्तित्व पर छाई हुई थी, कहीं धीरे धीरे लुप्त सी होने लगी थी। अरे यहीं खड़े रहोगे? चलो बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं। आनंद के सागर में डूबता उतरता मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ बाहर एक बेंच पर आकर बैठ गया। कमजोर हो गए हो? बीमार थे क्या? उसकी मधुर आवाज खनकी। हर समय मशीनों से उलझे रहते होगे। अकेले थे न? कोई बोलने वाला भी तो नहीं होगा? कहते कहते उसका स्वर कांप गया। सोचा कह दूं, क्यों पूछ रही हो? तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी न? सुनीता की शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। मेरी शादी पर भी नहीं आए। मैं इंतजार ही करती रही। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। प्रभात, मेरी नजरें उसकी मांग में चमकते हुए सिंदूर पर अटकी हुई थीं। कैसे कहता उससे कि तुम्हें किसी दूसरे की होते देखना क्या सहज था मेरे लिए? फिर उसने अपने हाव भाव से कभी जाहिर भी तो नहीं किया था, जिससे मैं उसके साथ शादी के सपने सजा पाता। सपने? हाँ, सपने ही कहूँगा, क्योंकि सपने कभी हकीकत में बदल ही नहीं पाए। मेरी सोच पर अनजाने ही उस लड़की का एकाधिकार हो गया था। मैं नहीं जानता उस लड़की के प्रति मेरा वो शारीरिक आकर्षण था, उसके निष्कपट दिल की खूबसूरती या उसके तेज दिमाग का प्रभाव, पर कुछ तो था उसमें जो दुनिया की हर चीज में मुझे वो नजर आती थी। उसे देखने की, उसकी आवाज सुनने की ललक मेरे मन में हर वक्त लगी रहती थी। कभी कभी लगता वो भी मेरे बारे में कुछ तो सोचती होगी, नहीं तो क्यों इतनी देर बातें करती रहती थी मेरे साथ। फिर लगता यह उसका सरल उन्मुक्त व्यवहार ही है। उसके दिल में मेरे प्रति ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एक बार यूं ही बातें करते हुए मैंने उससे पूछ लिया था, सुनीता, तुम्हारे ख्याल में शादी माता पिता द्वारा ढूंढे गए लड़के या लड़की से होनी चाहिए या चुनाव अपना होना चाहिए? उसने मुझे अरेंज मैरिज के पक्ष में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। मैंने उसकी बातों का विरोध करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिसके साथ जिंदगी बसर करनी है वो जीवन साथी अपनी पसंद का न हो तो जिंदगी का सफर काटना दूभर हो जाएगा? विवाह तो एडजस्टमेंट का नाम है। अगर अपने चुनाव के साथी से एडजस्टमेंट न हो तो भी शादी नहीं चलेगी। वो अपनी बात पर अड़ी रही। मैं समझ गया था कि वो अपने परिवार के संस्कारों में इतनी रचीब सी है कि उसकी अपनी कोई सोच है ही नहीं। मैंने मन ही मन में निर्णय लिया कि अब मैं सुनीता से बात नहीं करूंगा। पर कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि उसकी सीधी सादी दोस्ती भी मुझे बेहद खुशी देती है। मेरे काम के बारे में उसका पूछना, मेरे जीवन की, बचपन की बातों में रुचि लेना, अपने कॉलेज की बातें बताकर कभी हंसना, कभी हैरान होना। आकाश की इंद्रधनुषी छटा क्या कम थी मेरे लिए? शादी ही तो हर जान पहचान और लगाव की मंजिल नहीं है, यह मैंने अपने दिल को समझा दिया था। फिर जिंदगी में सबको मन चाहा कहाँ मिलता है। जिंदगी की अपनी राहें, अपने तौर तरीके हैं। सुनीता के लिए बड़े जोर शोर से वर की तलाश हो रही थी और ये बात मुझे सुनीता ने खुद बताई थी। मैं समझ गया था कि वो मुझे अपने बचपन के दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती। दम घुटने सा लगा था। मेरा अब मेरठ में रहना मुश्किल हो गया था। मैंने कई फार्मों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने शुरू कर दिए और मुझे एक बड़ी फर्म में नौकरी मिल भी गई। सुनीता को बताया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो जैसे भूचाल आ गया। ओ, तुम्हारे लिए पैसा, फ्लैट, गाड़ी की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई। एक बार बताया भी नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। वो बहुत गुस्से में थी। जाओ,
अगले महीने क्यों अभी चले जाओ, मर नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना, जी लूंगी। कहते कहते वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। मैं अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा और थोड़ा महत्वपूर्ण भी। अगले दिन वो मेरे पास आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। संतुलित लहजे में बोली, प्रभात, आई एम सॉरी, कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था। क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने तुम्हें? तुम इतने होनहार हो, अगर अपनी तरक्की के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो तुम्हें करना भी चाहिए। ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने के और अच्छे अवसर दे। मेरा मन भारी हो उठा। कहना चाह रहा था, मैं तो मर कर भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मुझे वो दुनिया ही नहीं चाहिए जिसमें सुनीता न हो। लेकिन प्रत्यक्ष में सिर्फ इतना ही कह पाया, मैं आता जाता रहूंगा तुम सबसे मिलने के लिए, जब भी बुलाओगी, जहां भी बुलाओगी चला आऊंगा। और फिर एक दिन मैं उसे बिना बताए मेरठ से दूर मैं यहाँ दिल्ली चला आया। जिंदगी नीरस, रेतीली और बोझ लगने लगी थी। मन हर समय उदास रहता था, अकेलापन सालता रहता था। फिर भी मैं उससे मिलने नहीं गया, नहीं उसने बुलाया। सिर्फ 1 साल बाद उसकी शादी का कार्ड मिला, जिसने एक बार फिर मुझे झकझोर कर रख दिया। मोहब्बत के अंगारे अभी तक सुलग रहे थे, सांसें चल रही थीं, इसलिए जिंदा तो था, लेकिन जिंदगी से पूरी तरह उदासीन था। एक दिन अचानक सुनीता मुझे एक फंक्शन में मिल गई। कुछ नर्वस सी लग रही थी। कुछ देर तक इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे पूछा, और बताओ अभिषेक कैसे हैं, स्वभाव कैसा है? एक पल के लिए उसने मुझे देखा, फिर खिलखिलाकर बोली, बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, लेकिन घमंड छू तक नहीं गया। कभी मौका मिला तो तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। उसे तो जैसे मौका मिल गया था अपने पति की प्रशंसा करने का। मुझे उस पर कम, खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। क्या पड़ी थी उससे ऐसा बेतुका सवाल पूछने की? तभी उसकी आवाज खनकी, तुम भी अब शादी कर लो किसी सुंदर सी लड़की से। जरूर करूंगा, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, तुमसे सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की लाऊंगा। तुम खुद को समझती क्या हो? कहते कहते मैं खड़ा हो गया। वो भी उठी और मुझसे बिना नजरें मिलाए बोली, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो प्रभात? सचमुच जिसे जिंदगी भर का तुम्हारा साथ मिलेगा, वो दुनिया की सबसे सुंदर और भाग्यशाली लड़की होगी। मैं अपराधी बना उसके सामने खड़ा था। सुनीता अब तक बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। तुम बिना बुलाए मेरी जिंदगी में आए और कब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे बिना बताए चले भी गए। तुम्हारे जाते हुए कदमों की आवाज तो सुनी थी मैंने, पर आगे बढ़कर तुम्हें रोकने का साहस नहीं जुटा पाई। समझ ही नहीं पाई कि तुम्हें रोकूं तो कैसे और किस अधिकार से, किस रिश्ते से। उसकी आंखों की कोर भीगने लगी थी, आवाज कांपने लगी थी। आज तुम मेरे सामने खड़े हो, कल मुझे लगेगा जैसे यह एक सपना था। मत जाओ प्रभात, तुम होते हो तो अच्छा लगता है, वरना ये दुनिया वीरान लगती है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। सुनीता हाथों में मुंह छिपाए घुटनों के बल बैठ गई, जैसे खड़े होने की शक्ति शेष न बची हो। काली घटा से उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे, मांग में सिंदूर चमक रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़कर उसे बाहों में भर न सका, बेतहाशा चूम न सका, उसे गले लगाकर रो न सका। बस एक सैलाब सा उमड़ आया था जो शरीर की हदें पार कर बह जाना चाहता था। कहना चाहता था, सुनीता मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे सपनों में। पर नहीं कह पाया, मैं उसे वो सुकून नहीं दे पाया जिसकी तलाश में मैं कहाँ खा नहीं भटका था। वो सुकून मुझे मिल गया था, सुनीता के प्यार के रूप में। वो सुकून मेरे भीतर था, मेरे वजूद के जर्रे जर्रे में था।